हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके डायमेंशनल एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में आई गेस हमने 12 मैकेनिकल क्वांटिटीज की फिजिकल डायमेंशंस को देख लिया था, उसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या हैं वो पढ़ लिए थे। अभी आज आगे कंटिन्यू करते हैं। वो जो 12 क्वांटिटीज की थी उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, राइट। अभी जो आज क्वांटिटीज आगे पढ़ने जा रहे हैं वो भी मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं। सो लेट्स बिगिन विद 13th मैकेनिकल क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये अभी आपके 9th स्टैंडर्ड से ही है। लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक कैपिटल जी आया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बारे में बात करते हैं। कैसे डिनोट करते थे इसको, कैपिटल जी के साथ। अब आप कहोगे कि कैपिटल जी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फोर्स का तो फॉर्मूला था Gmm/r²। तो वहां से अगर मैं कैपिटल जी का बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो यहां से सबकी डायमेंशन पुट कर दो। F क्या है यहां पे, फोर्स की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है, ml t-2। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l² अपॉन मास m1 की डायमेंशन भी m, मास m2 की भी डायमेंशन m। इसको जरा सॉल्व कर लो m के साथ। यहां पे m कैंसल, ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर कितनी लाएगा, -1। l की पावर्स काउंट करो, एक यहां पे है, दो यहां पे हैं, दोनों प्लस की हैं, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 3। टाइम की पावर चेक करो, -2। सो m रेज टू पावर -1, l रेज टू पावर 3 एंड t रेज टू पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहां से यूनिट बनाने की कोशिश करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर, राइट। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी आता था, वो एक्सेलरेशन है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में उसको डिस्कस कर लिया था। इस चैप्टर के अंदर फ्लोटेशन के भी कॉन्सेप्ट थे 9th स्टैंडर्ड में। तो फ्लोटेशन में हम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की बात करते थे। डेंसिटी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी का यहां पे देख सकते हैं, क्या होती थी रिलेटिव डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस भी हो सकता है यहां पे, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी भी एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे लेते थे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर दोनों को यहां पे डिवीजन की फॉर्म में लें तो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। तो ऊपर भी क्या आएगा, ml-3 और नीचे भी क्या आएगा, ml-3। तो ये तो पूरे का पूरा कैंसिल हो गया यहां पे। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन नहीं होती, m0, l0, t0 कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लिख दो खाली। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं, कोई यूनिट नहीं होती, एज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, हम इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी और यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट जो यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इस चैप्टर से नहीं है, साउंड चैप्टर की बात करें तो साउंड चैप्टर में वेवलेंथ पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, टाइम पीरियड। नाउ वेवलेंथ इज लेंथ, उसका हमें ऑलरेडी पता है कि एल के साथ डिनोट करते हैं। जरा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। टाइम पीरियड और टाइम में बहुत थोड़ा सा फर्क है। देखो, टाइम का मतलब होता है कितना भी टाइम, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक इवेंट पूरा होने में कितना टाइम लगा। जैसे एक बार गोल गोल घूमने में कितना टाइम लगा, एक बार ऑसिलेट करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। हार्ट बीट होती है, एक बीट होने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम। तो टाइम को डिनोट करने का क्या तरीका हो सकता है, सिंपली टी के साथ, राइट। इसकी यूनिट भी क्या है, सेकेंड, एस के साथ डिनोट कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, या
दूसरा होता था फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर एक है तो उसको पूरा करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड के जितना, सो 1 बाय टाइम पीरियड इज ऑल्सो गुड। तो यहां पे बन जाएगा 1 बाय टी। ओके, अब 1 बाय टी को सही करके लिखूंगा तो टी की पावर यहां पे क्या आएगी, -1। फ्रीक्वेंसी की वैसे जो यूनिट है इट इज हर्ट्स, इसके अलावा साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, या रोटेशंस पर सेकेंड भी इसकी ही यूनिट है। आपकी गाड़ी में जो इंजन्स लगे होते हैं उसमें आपको एक स्पेशल मीटर दिया जाता है जिसमें आरपीएस लिखा जाता है या आरपीएम लिखा होता है, रोटेशंस पर मिनट, लेकिन अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो वो रोटेशंस पर सेकंड आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें देखना है यहां पे, दे आर ऑल रिलेटेड टू योर +1। तो अभी यहां से थोड़ा अवेयर हो जाना है, बिल्कुल मतलब ध्यान से सीखना है। देखो अदरवाइज क्रैमिंग है, क्योंकि अभी आपने वो क्वांटिटीज पढ़ी ही नहीं है। फिर भी मैं यहां पे जब उनको इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल उनकी आपको देता जाऊंगा ताकि आप उनको लर्न कर सको। अच्छा, सबसे पहला जो वर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी में +1 की यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस वो मेंटल स्ट्रेस नहीं है, यहां पे स्ट्रेस जो चीजों के ऊपर आता है। देखो किसी भी चीज के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया जो हम बाहर से लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब इस प्रेशर की वजह से बॉडी की शेप बिगड़ने लगती है, तो उसके अंदर भी एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होने लगती है। रीस्टोरिंग फोर्स जो चाहती है कि शेप चेंज ना हो, क्योंकि कोई भी चीज अपनी शेप बिगाड़ना नहीं चाहेगी। अच्छा, वो जो फोर्स पैदा हो रही है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या होती है अपनी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो है तो ये भी फोर्स, चाहे अंदर से पैदा हो रही है रीस्टोरिंग फोर्स, तो इसका भी फॉर्मूला फोर्स के वाला होगा mlt-2। एरिया का क्या होगा यहां पे, एरिया का होगा यहां पे L²। इसको एक सॉल्व कर देंगे तो एक ऊपर जाके ये बन जाएगा ml-1 t-2, राइट। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और प्रेशर में एक डिफरेंस पता चल गया। स्ट्रेस इज इंटरनल, प्रेशर इज एक्सटर्नल। स्ट्रेस की यूनिट भी यहां पे क्या बनेगी, वही एक्सटर्नल प्रेशर वाली, दैट इज पास्कल। बेटा टेक्निकली ना अगर दोनों की वैल्यू मेजर की जाए तो इक्वल होती है, बस आपको फर्क पता होना चाहिए कि प्रेशर एक्सटर्नल है, स्ट्रेस इंटरनल है। जब किसी चीज पे स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी शेप बिगड़ने लगती है, या तो उसकी, अगर वो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मैं खींचूं तो लेंथ बढ़ने लगेगी, मतलब चेंज इन क्या आएगा, लेंथ। ठीक है, अगर वो मतलब सरफेस है, दबाऊं तो उसका सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसका अपर फेस खिसक सकता है लोअर फेस के कंपैरिजन में। जैसे एक बुक है, हाथ पे रख के उसको आगे की तरफ धकेलूं तो लोअर पोर्शन तो उसका वहीं पे स्टेबल रहता है, अपर पोर्शन आगे को खिसक जाता है। तो इस तरह से जो डायमेंशंस में बदलाव आता है, बॉडी की शेप में बदलाव आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। कितनी तरह का होता है? काफी तरह का हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकता है। अगर अपर फेस खिसक जाए लोअर फेस के कंपैरिजन में तो उसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन किसी भी टाइप का हो, लेकिन ये किसके बराबर होता है? चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब यहां पे आपका हो सकता है लेंथ, वॉल्यूम, या फिर अपर फेस का लोअर फेस के साथ कंपैरिजन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पे दोनों चीजें सेम होंगी। अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ होगी, ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो चेंज का तो कुछ नहीं होता ना, ओरिजिनल का कोई डायमेंशन होता है। यहां पे जो चीज आएगी, वेदर लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वो सब क्या हो जाएंगी? कैंसल। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी आपके पास, m0, l0, t0, ना ही इसकी कोई यूनिट होगी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी की तरह जो स्ट्रेस है वो भी डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है। ठीक है, स्ट्रेस के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे।
नेक्स्ट क्वांटिटी जो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ ही रिलेटेड है। तो बेटा ये जो क्वांटिटीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये बड़े टेक्निकल वे से पढ़ा के चल रहा हूं ताकि आपको आगे की क्वांटिटी डिस्कस करने के लिए पीछे उसका रॉ मटेरियल ऑलरेडी क्या हो, अंडरस्टूड हो। यहां पे अगली क्वांटिटी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एज आई टोल्ड, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से जुड़ी है। देखो आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो उसमें स्ट्रेस पैदा होता है, स्ट्रेस की वजह से उसकी क्या चेंज होती है, शेप चेंज होती है प्रेशर की वजह से। तो कितना प्रेशर लगाने पे कितनी उसकी शेप चेंज हुई, हम उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वर्ड आपने सुना है अपनी लाइफ में। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कैपेबिलिटी, किसी चीज की क्षमता अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने की। जितना वो ज्यादा वापस आना चाहेगी उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ये आपकी रेगुलर लाइफ से उल्टा है बिल्कुल। आप किसी चीज को इलास्टिक कब बोलते हो? जब वो ज्यादा स्ट्रेच हो सके। नहीं, कोई चीज इलास्टिक तब होती है जब वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो यहां पे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हैरानी होगी आपको ये सोच के कि सर स्टील की वायर लूं उसको खींचूं, रबर लूं उसको खींचूं, तो रबर को खींचना आसान है तो इलास्टिक रबर ज्यादा हुई। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने डेफिनेशन गलत सीखी हुई है अपनी लाइफ में। तो लाइफ के अंदर इलास्टिसिटी का फिनोमेना टोटली डिफरेंट है। फिजिक्स वाला फिनोमेना क्या है कि कोई चीज जल्दी शेप में वापस आना चाहे तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो अगर आप रबर को और एक स्टील के वायर को खींचो इक्वल अमाउंट से तो स्टील वायर जल्दी वापस आएगी, इसका मतलब स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन अभी हमने पढ़ लिया है L-1 T-2। स्ट्रेन जो है उसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, वो तो डायमेंशनलेस है। तो अगर वो डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन यहां पे सॉल्व करने के बाद वही आ जाएगा जो किसका है, एक्चुअली स्ट्रेस का है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस की यूनिट हो गई पास्कल, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी डायमेंशन यहां पे क्या हो गई, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है। कितने टाइप का? ध्यान से सुनना इस बात को, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल डिपेंड है। एक तो होता है यंग्स मॉडुलस, किसके साथ डिनोट करते हैं, y के साथ। ये डील करता है लॉन्गिट्यूडनल चीजों के साथ, वन डायमेंशनल चीजों के साथ। ठीक है, उसके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है? बल्क मॉडुलस। किससे डिनोट करते हैं? b के साथ। ये डिनोट करता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक तीसरी टाइप होती है शियर स्ट्रेन, या इसको कई बार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जा सकता है। क्या बोला मैंने ये नया सा शब्द? रिजिडिटी। रिजिड वर्ड का मतलब होता है अपनी शेप को बनाए रखना। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा सपोज करो मेरे पास ये किताब है, यहां पे इसके 2 फेस हैं, एक लोअर फेस है एक अपर फेस है, दोनों के बीच में ये इसका साइड वाला पोर्शन है ये। अच्छा, अभी किताब को यहां पे रख लूं, कैन यू सी अपर पोर्शन? ये तो थोड़ी पुरानी है किताब इसीलिए आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, वरना ये एक्चुअली क्या है, सीधा। अच्छा, अगर अपर फोर्स पे आगे को फोर्स लगाऊं तो तुम देखोगे कि इसका ये वाला साइड आगे को खिसक गया। मतलब अपर वाला प्लेन लोअर वाले प्लेन के कंपैरिजन में जब आगे मूव कर जाए तो उसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट लगाया। और इसको स्ट्रेन को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर शियर स्ट्रेन। इन दोनों की रेशो को बोलते हैं शियर मॉडुलस, और इसको डिनोट करते हैं हम जी के साथ। तीनों में से कोई भी नाम आपको आ जाए, है तो ये तीनों किसकी टाइप? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टाइप। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो पेपर में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहां पे जो मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से वही इन तीनों से है। ये आपको एक ट्रिक बता दी मैंने यहां पे आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से अगर हम थोड़ा सा
यहां पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है अगली क्वांटिटी, ये है बिल्कुल नई, क्या है? सरफेस टेंशन। कहां कहां से आ रहे हैं ये वर्ड? स्ट्रेस, टेंशन। मेंटल स्ट्रेस देने आ गए क्या? मेंटल टेंशन देने आ गए? नहीं, आपके दिमाग में नए नए कॉन्सेप्ट्स डालने के लिए आए हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है? आपने ट्रैम्पोलिन देखी होगी जिसपे वो कई बार एथलीट्स खड़े होकर जंप कर सकते हैं, वो एक ब्लैक कलर की होती है ट्रैम्पोलिन। बेटा लिक्विड कोई भी हो, चाहे उसकी जो टॉप सरफेस होती है ना, गिलास में पानी भर लिया इतना, पानी की जो टॉप सरफेस है वो ट्रैम्पोलिन की तरह काम करती है। उसके ऊपर आपने कभी देखा होगा कोई मच्छर बैठ जाए, कोई मक्खी बैठ जाए, उसके ऊपर फ्लॉट करते रहते हैं, डूबते नहीं है उसमें। आप थोड़े से ब्लैक पेपर होती है ना, काली मिर्च, उसके दाने ले लो, उसको आहिस्ता से ऊपर रखो, वो फ्लॉट करते रहेंगे। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लिक्विड की टॉप सरफेस ना एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक खिंची हुई झिल्ली की तरह काम करती है, जैसे ट्रैम्पोलिन होती है। तो कोई भी चीज अगर उसके ऊपर टिकती है तो वो फटाफट से अपना एरिया क्या करने लगते हैं? रिड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड। कौन लगाते हैं ये फोर्स? बल्क वाले। सिंपल सी बात समझाता हूं, ये टॉप लेयर है ना, किसकी बनी होगी? मॉलिक्यूल्स की ही बनी होगी ना। ये जो बल्क में है, यहां पे भी पानी है, यहां सब जगह पानी है, तो पानी के अंदर भी क्या है? मॉलिक्यूल। तो ये जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स है ना, ये पता है क्या करते हैं? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को तंग करते हैं, ये इनको खींच लेते हैं, खींच के रखते हैं ताकि इनका सरफेस एरिया क्या रहे? कम रहे। अब आप कहोगे कि सर मेरी लाइफ में इसका क्या रोल है? बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, एक बहुत बढ़िया डिश की। सर्दियों में हम सबको सूप बड़ा पसंद है, वेजिटेबल सूप, नॉन वेज सूप कोई अगर प्रेफर करता है। तो ये जो सूप हैं ये आपको कब बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं? जब ये गरम गरम होते हैं। अगर सूप ठंडा हो जाए तो उसका टेस्ट नहीं आता। इसका रीजन जाना है आपने कभी? क्या हो जाता है ठंडे सूप को? उसका इतना अच्छा टेस्ट क्यों नहीं होता? हम कोई सब्जी खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं ग्रेवी वाली, तो उसकी जो ग्रेवी होती है उसका टेस्ट तभी क्यों ज्यादा अच्छा लगता है? जब वो थोड़ा हॉट होता है। द रीजन इज कि वहां पे जो ग्रेवी है या सूप है उसकी जब वो गर्म होता है तो सरफेस टेंशन कम होती है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जीभ के ऊपर फैल जाता है और आपके टेस्ट बर्ड्स को या जो टेस्ट सिग्नल्स होते हैं इनको एनहांस करता है, इनको एक्टिवेट करता है, आपको ज्यादा टेस्ट आता है। लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये आपकी जीभ के ऊपर फैल नहीं पाएगा, जिससे इसका टेस्ट कम आएगा। तो बहुत कॉमन सी जगह पे ये आपकी लाइफ में अप्लाई होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होती हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं मेरे पास। यहाँ पे पेंटिंग जब आप करते हो तो ब्रश को जब पेंट में डुबोते हो और बाहर निकालते हो तो एक बढ़िया सा ऐसे इकट्ठे से हो जाते हैं उसके ब्रेसल्स। वो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ। लेंथ किस चीज की? वो जो ऊपर सरफेस है उसकी डायामीटर की। ठीक है, तो फोर्स अपॉन लेंथ जो है इट इज सरफेस टेंशन। अब आपको बहुत बारीकी से समझा दिया। फोर्स होती है mlt-2 और सरफेस टेंशन होती है L। L से L कैंसिल कर दें तो सरफेस टेंशन आती है mt-2। और यहां से इसकी यूनिट बनाने की कोशिश करें तो फोर्स हो गया न्यूटन, लेंथ हो गया मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, समझ में आया? अच्छा, एक और क्वांटिटी जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा वो होती है सरफेस एनर्जी। क्या होती है बेटा? सरफेस एनर्जी की डायमेंशन सरफेस टेंशन वाली ही होती है। तो यहां पे आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरफेस एनर्जी के बारे में हम आगे कभी डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सेम चलेंगे इसकी, यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम। ठीक है, हालांकि सरफेस एनर्जी की थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट है सरफेस टेंशन से, पर न्यूमेरिकली ये इक्वल आते हैं। ठीक है, आगे चला जाए तो अगली जो नई क्वांटिटी आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, उसका बेसिक आपको पता है, उसी के जैसी चीज है, नया सा नाम फिर आने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें क्या बताने वाला हूं मैं? सपोज आपके पास कोई यहां पे एक सरफेस है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी, दिस इज द सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी के ऊपर रखा।
अभी अगर मैं सेकंड बॉडी को मूव करवाता हूं तो मुझे इस बॉडी के ऊपर क्या लगानी पड़ी? फोर्स। क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि इसकी सरफेस और इसकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन था। क्या था? फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन। तो ये सॉलिड फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने से रोक रहा है। तो ये तो रही सॉलिड्स की बात। अगर बात करूं बेटा मैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड फ्लो करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेयर्स। किसकी फॉर्म में मूव करते हैं? तो अगर हम यहीं पे लिक्विड का केस लेके चलें, लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। लिक्विड जब भी फ्लो करता है, वी कैन से अ लॉट मैनी लेयर्स ऑफ लिक्विड आर फ्लोइंग, और हर एक अपर लेयर को, ये जो बॉटम वाली लेयर है, ये आगे बढ़ने से रोकती है। तो उस प्रॉपर्टी को जिसके अंदर लिक्विड अपनी टॉप लेयर को रोकता है, किसके थ्रू? बॉटम लेयर के थ्रू आगे बढ़ने से, उस केस में हम उस तरह की रेजिस्टेंस को, उस तरह की रुकावट को विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो जिस तरह से सॉलिड फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन इन केस ऑफ सॉलिड्स को डिनोट करता है, वैसे ही यहां पे विस्कोसिटी किसको डिनोट करती है? लिक्विड फ्रिक्शन को डिनोट करती है। और वो लिक्विड फ्रिक्शन हर एक टाइप के लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम हनी की बात करें, ग्लिसरीन की बात करें, तो उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अगर हम वाटर की बात करें, अल्कोहल की बात करें, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ये विस्कोसिटीज हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ में कितना रोल प्ले करती हैं? बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। देखो बेटा, किसी मशीन के लिए जब हम लुब्रिकेंट बनाते हैं तो हम वहां पे विस्कोसिटी स्टडी करते हैं उसकी, ठीक है। जो हम इंजन्स के अंदर ऑयल्स डालते हैं ताकि उनकी मोशन जो है वो अच्छा रहे, तब हम विस्कोसिटी स्टडी करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विस्कोसिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट, यहां पे क्या आ जाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आप कहोगे कि सर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड क्या है? बेटा फिजिक्स के अंदर ना जो चीजें बदलती हैं वो या तो टाइम के साथ बदलती हैं या वो डिस्टेंस के साथ बदलती हैं। जैसे हमने मोशन स्टडी किया है, वहां पे जो भी चीज बदल रही थी वो किसके विद रिस्पेक्ट टू बदल रही थी? टाइम के साथ। उसी तरह फिजिक्स में चीजें डिस्टेंस के साथ भी बदलती हैं। उनमें से विस्कोसिटी एक है। मतलब अगर यहां पे पानी भरा हो मेरे पैरों से लेके यहां तक, तो इन दो लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी कुछ और है। यहां अगर थोड़ी और डेप्थ पे चले जाएं विस्कोसिटी कुछ और है, और ज्यादा डेप्थ पे चले जाएं तो विस्कोसिटी कुछ और है। तो यहां पे चीजें डिस्टेंस के साथ बदल रही हैं। जहां भी चीजें डिस्टेंस के साथ बदलें वहां पे वर्ड ग्रेडियंट आ जाता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आपको अभी जितना मैं बता सकता था उतना आपको मैक्सिमम बता दिया, वरना ये डिटेल में +1 की फिजिक्स में पढ़ना है हमें। तो फोर्स क्या हो गया यहां पे? mlt-2 अपॉन एरिया हो गया यहां पे L2, वेलोसिटी lt-1 अपॉन डिस्टेंस का हो गया L। देखो ये सब याद रहेंगे तो आसानी रहेगी। L के साथ L कैंसल, यहां पे L के साथ एक पावर कैंसल। ध्यान से देखना क्या बचा है, m तो एक ही है, L नीचे एक बचा है, ऊपर जाएगा तो पावर -1। टाइम की पावर -2 ऊपर है, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 बनेगा, और क्या बचेगा? सिर्फ -1 बचेगा। तो ml-1 t-1 ये किसकी डायमेंशंस है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। बेटा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाईली इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। अच्छा, यहां पे हम यूनिट्स चेक करें तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यहां पे यूनिट्स हैं वो या तो न्यूटन, बना के देखो आप क्या बनेगी, न्यूटन, यहां पे आएगा मीटर स्क्वायर, यहां पे आएगा मीटर पर सेकंड, यहां पे आएगा अगेन मीटर। तो मीटर के साथ मीटर यहां पे क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ठीक है।
बना के देख लो एक बार। न्यूटन पर एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकेंड, और साथ में ओवर क्या आ गया, अगेन डिस्टेंस का मीटर। तो मीटर के साथ मीटर कैंसल है, क्या बनेगी यूनिट, न्यूटन मीटर की पावर -2 ऊपर जाके, और टाइम की पावर सेकंड की पावर +1। तो ये यूनिट्स हैं, राइट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कई बार पास्कल भी बोल देते हैं, तो पास्कल पर सेकंड भी इसी की यूनिट है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सीखने के बाद अगली जो यूनिट हम यहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम 21st। मैकेनिकल तो आज खत्म कर ही लेते हैं फटाफट से, थोड़ी सी रह गई हैं बस। एक बार डिफिकल्ट लगेगा, बट स्लोली एंड स्टेडली यू आर गोइंग टू लर्न दैट। इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम थोड़ा सा टाइम इसको ना डिवोट कर सकें। 21st क्वांटिटी जो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं वो है एंगल। एंगल तो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो डायमेंशन क्या हो गई, m0 l0 t0। इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो एंगल इज डायमेंशनलेस। पर एंगल की ऐसा यूनिट तो हम अब सीख चुके हैं कि क्या होती है, रेडियन। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए नेम वन क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस बट हैविंग यूनिट्स, वो कौन सी होगी, यहां पे एंगल रहेगी। इवन अगर मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे भी लेंथ अपॉन लेंथ बनेगा। इसका मतलब टी रेशियोज साइन कॉस टैन की भी कोई यूनिट वहां पे या कोई डायमेंशन नहीं होती। दोज आर यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है एंगुलर वेलोसिटी। बेटा मैंने आपको बताया था मोशन मेजरली दो तरह का पढ़ेंगे, लीनियर मोशन या फिर एंगुलर रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी होती है उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर मोशन, उसके अंदर रोटेशनल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल सबटेंडेड पर यूनिट टाइम। कोई चीज अगर गोल गोल घूम रही है ऐसे जैसे घड़ी की सुइयां, तो कितना रोटेशन आ रहा है कितने टाइम में। जितना तेजी से घूमेंगी हम कहेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जितना स्लोली घूमेंगी हम कहेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो एंगल पर यूनिट टाइम। अब एंगल की तो कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ पे, m0 l0 t0। टाइम की क्या है, t1, t की पावर 1। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, t⁻⁻1। और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या आएंगी यहां पे, रेडियन पर सेकेंड। t की पावर -1 और किसकी यूनिट्स आई थी, डायमेंशंस आई थी, फ्रीक्वेंसी की। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि m0 l0 t-1 किन दो क्वांटिटीज का फॉर्मूला, तो आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी फटाफट से देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम यहां पे जो वर्ड सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सीखते हैं, अच्छा इनर्शिया तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होती है तो वो या रेस्ट में होती है तो वो अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाती। दिस इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, ये मजबूरी उस बॉडी की कि वो अपने आप अपनी स्टेट नहीं चेंज कर सकती। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे। पर बेटा अगर कोई चीज रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में है तो उसके इनर्शिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट शब्द का मतलब यहां पे रोटेशन से है। मोमेंट शब्द का मतलब क्या है, रोटेशन। तो किसी बॉडी की रोटेशन के टाइम पे जो इनर्शिया होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई के साथ डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये सिर्फ मास पे नहीं बल्कि स्क्वायर ऑफ रेडियस पे भी डिपेंड करता है। रेडियस क्या, जितनी उसकी रोटेशन के वजह से क्या है, रेडियस है, सेंटर से लेके एज तक का डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास क्या हो गया यहां पे m और रेडियस क्या हो गया l का स्क्वायर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया ml2। और अगर यहां पे हम उसकी यूनिट्स बनाने की कोशिश करें तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और रेडियस की हो गई मीटर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज इन रोटेशनल मोशन। डायमेंशंस क्या आ गई? ml2 यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगली क्वांटिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन होती है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन होती है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है इन चीजों में। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या हैं? t-1 ऊपर अभी किया। नीचे टाइम की डायमेंशन क्या है? t। इसको भी ऊपर लेके आऊंगा तो पावर -1, तो ये क्या बन जाएगा? t की पावर -2। और एंगुलर एक्सेलरेशन की यहां पे यूनिट चेक करें तो क्या बनेगी? रेडियन पर सेकेंड, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी जो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा इट इज एंगुलर मोमेंटम। ध्यान में रहे बेटा, मूवमेंट वर्ड कुछ और है, मोमेंटम वर्ड कुछ और है। एंगुलर मोमेंटम इसका डिनोशन जो है वो एल के साथ करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल किसके होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई, साथ में क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। देखो एक सिंपल सी एनालॉजी बना के समझाता हूं। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। एंगुलर मोमेंटम P की जगह क्या आ गया? L। अच्छा, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें करता है? रोटेशनल मोशन में। तो मास की जगह यानी कि इनर्शिया की जगह क्या आ गया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, जो काम यहां पे लीनियर वेलोसिटी करती है वो काम यहीं पे एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा किसका सिंबल है? एंगुलर वेलोसिटी का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहां पे हो गया ml2, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का हो गया t-1। तो यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा? ml2 t-1। देखो कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं पर समझ ले तो कितनी आसान है। एंगुलर मोमेंटम का अगर यहां पे फॉर्मूला बनाया जाए, यूनिट बनाई जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। साथ में एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट बन जाती है वो बन जाती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी जो हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं फटाफट से, कौन सी बची है देख लें एक बार। आई गेस यहां पे खत्म कर दी मैंने। अच्छा, एक काम ना आपको मैं यहां पे अपनी तरफ से देके चल रहा हूं। मैंने ग्रेडियंट वर्ड बता दिया है। एक तो आप वेलोसिटी ग्रेडियंट अपने आप करना क्या होता है, ठीक है, ये आपका टास्क है। और मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, और यहां पे जो दूसरी चीज डिस्कस करूंगा मैं वो, इसको आप फोर्स ग्रेडियंट भी बोल सकते हो या फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। मतलब इनका एक ही होता है। ठीक है, जरा मुझे इन तीनों की डायमेंशन बना के बताना सब चीजें इनके बारे में। ग्रेडियंट शब्द का मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। वो क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है जिस वर्ड के साथ ग्रेडियंट वर्ड लगा हो वो चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या आता है? डिस्टेंस। That's all about today's lecture. Hope you have understood all the things. Thank you.